हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो पूरा फुल बेसिक है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा। पूरे चैप्टर का जो जितना भी बेसिक्स हैं सब बताऊंगा विद एग्जांपल्स। बेसिक अगर हम जान लेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है, चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई थिंक नंबर्स के अगर बात की जाए तो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और उसी के साथ साथ क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, लेकिन यहाँ पर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है ये तो हम पहले क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। आप बोलोगे सर ये तो पढ़ चुके हैं, फिर क्यों आ रहा है? इसका भी एक रीज़न है, अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक, इसका भी एक रीज़न है, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले अगर नंबर्स की बात करते हैं, नंबर सिस्टम, हम जानते हैं ओनली रियल नंबर्स के बारे में। हम पहले किसके बारे में जानते थे? रियल नंबर्स के बारे में जानते थे। ठीक, अब रियल नंबर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे इन्वर्स में और हमारे मैथमेटिक्स में दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक रियल नंबर्स होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के बारे में अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन अब जो इस चैप्टर पे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में भी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रियल नंबर्स में क्या होता है। देखो, रियल नंबर्स में सबसे पहले आता है, हमारे पास बात करें तो नेचुरल नंबर। ठीक, मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, बस एग्जांपल देके आपको बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। नेचुरल नंबर में क्या होता है? ऑल बेसिक्स काउंटिंग नंबर्स जो स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ये हमारे नेचुरल नंबर हुए। फिर डब्ल्यू में लिखता हूँ होल नंबर। होल नंबर्स में क्या आ जाता है कि नेचुरल होता है, इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका क्या है? 0 + n, यानी कि ये जो नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे चलते रहते हैं। तो ये हमारा होल नंबर होगा। इसके बाद अगर बात की जाए इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते थे हमारे पास? जैसे कि डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 3 डॉट डॉट ऐसे चलता रहता है। तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं? फ्रैक्शन, मतलब रैशनल नंबर क्यों बोलते हैं। रैशनल नंबर्स ये क्या होता है? P/Q के फॉर्म में होते थे, है ना। जैसे जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होती थी और P और Q इंटीजर होते थे, और P और Q की जीसीडी निकालोगे तो 1 आती थी। जैसे कि 1/2 3/5, है ना, ETC नंबर। ये हमारे क्या हुए? रैशनल नंबर हुए। फिर हमने क्या पढ़ा था? इरेशनल नंबर्स, यानी कि I। इरेशनल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा था? जैसे कि फॉर एग्जांपल √3, जैसे कि 1.3 के ऊपर बार लगा दिया। ये सारे, सॉरी बार नहीं, 1.3001 00001, ये सारे क्या हैं? बार नहीं। ठीक है, बार होता तो वो रैशनल नंबर हो जाता। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये भी हमने पढ़ रखा है। ठीक, इतने नंबर्स को पहले ही हमने पढ़ रखा है, लेकिन अब जो चीज़ हमारे सामने आएगी, नई जो चीज़ हम पढ़ देखेंगे, वो है इमेजिनरी नंबर। अब ये इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया इमेजिनरी नंबर्स का। देखो, इमेजिनरी नंबर्स को जो दिखाते हैं वो आई से दिखाते हैं। डोनेशन किससे होते हैं? आई से। और आई को हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। और ये एक ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक आयोटो का जो इंट्रोड्यूशन किया था वो एक मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड, उन्होंने किया था। ठीक है, अब ये इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूँ, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और अभी आप क्लास 10th में हो।
ठीक है। आप अपने आप को क्लास 10 में सपोज करो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फाइंड एक्स, और मैंने इक्वेशन दे दिया मैंने आपको x² + 1 = 0, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्लस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा -k1, और x की वैल्यू जब निकालोगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा -1। अभी आप क्लास 10th में हो तो आप बोलोगे सर इसकी वी कैन नॉट फाइंड x फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के करस्पॉन्डिंग हम x फाइंड यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही आयोटो का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। अब आयोटो का इमेजरी बोलते हैं क्योंकि ऐसा कुछ रियल वास्तविकता में तो होता नहीं है, तो इमेजरी नंबर्स के इंक्लूडिंग हमने इसको बनाया, ठीक है। अब आप क्लास 10 में आपने पढ़ते थे कि जब डिस्क्रिमिनेंट d b² - 4ac की वैल्यू हाँ अगर नेगेटिव आती थी तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता था, एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन अब हम ऐसे चीज़ों को अभी निकालना सीखेंगे और इसी एग्जिस्ट नहीं करने वाले जो क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। इसी वजह से ये जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम क्लास 10th पे नहीं कर पाते थे, लेकिन क्लास 11th में हम इन क्वेश्चनों से भी हम डील करेंगे, ठीक है। अब आयोटा का मैं आपको बता दूँ, देखो अब बात करते हैं आयोटा की। आयोटा मीन्स आई की बात करेंगे हम। अब आई की जो वैल्यू होती है वो √ के -1 होती है। √ के -1 की वैल्यू आई होती है। दैट मीन्स अगर आप आई का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है तो -1 मिलेगा, यानी कि i² की वैल्यू क्या होती है -k1। अब जो हमारे पास इक्वेशन मेरे पास थी x² + 1 = 0, x की वैल्यू मेरे पास आई थी ±√k1, है ना। सो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ±i। आंसर, ठीक है। तो ये हमने बात की, इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको आयोटा इमेजरी नंबर्स के बारे में। ये जो आई है इसे हम इमेजरी नंबर्स के रूप में देखते हैं और आई को हम आयोटा बोलते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप बीएससी लेते हैं, बीटेक लेते हैं, एमएससी करते हैं, हायर एजुकेशन में मैथ्स लेते हैं तो ये चीज़ आपको और जानने को सीखने को मिलेगी। ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है, ठीक है। अभी हम बेसिक चीज़ें ही छोटी क्लासों के लिए जो मैं बता रहा हूँ इतना इनफ है, ओके। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक चैप्टर का, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मैं डेफिनेशन को रटवाऊंगा नहीं, मैं चीज़ों को समझाता हूँ। डेफिनेशन से मैथ में कोई लेना देना नहीं है, मेरा मानना ये है। हमें कॉन्सेप्ट से लेना देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो डेफिनेशन भी हम इजीली लिख सकते हैं। देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा उसे जनरली z से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय z। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस रूप में लिखा जाता है, z = e + ib। अब इतने से वर्ड में आपका पूरा मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर इतने से चीज़ में। देखो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एज e + ib in the form of a + ib, any number which can be expressed in the form of a + ib where for every a and b belongs to r for रियल नंबर। ए और बी रियल नंबर से आने चाहिए। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू फ्रैक्शन, इरेशनल, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ठीक है। एवरी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a + ib वेयर a and b belongs to r is known as कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2 + i3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
2+i3 लिखो या 2+3i लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल दे दिया, दूसरा और भी एग्जाम्पल हो सकता है 1 - 2/3i या फिर √3 + 1/2i। ये सारे हमारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब देखो एक चीज़ और आती है, नोट, एक नोट आता है, नोट स्पेशल नोट है ये। अभी आपको पता चल जाएगा, मैं करके भी दिखा दूंगा एग्जाम्पल से। क्या, एवरी रियल नंबर कैन बी expressed in the form of a plus ib, that is कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हर एक रियल नंबर को, हर एक रियल नंबर को हम a + ib के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, तो ये रहा जवाब। देखो मैं कुछ रियल नंबर लेता हूँ, सपोज क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन मैंने ले लिया -2, 0 ले लिया, √3 ले लिया, 1/2 ले लिया, कुछ नंबर ऐसे ले लिए मैंने। इनको मुझे लिखना है, इनको मुझे किस लिखना है, a + ib के फॉर्म में लिखना है। तो देखो ठीक है, इनको मेरे को लिखना है। जैसे 2 को लिख सकता हूँ मैं -2 + i0 लिख सकता हूँ ना। 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 + i0। √3 को मैं लिख सकता हूँ √3 + i0, क्योंकि मेरे ए और बी रियल नंबर होने चाहिए, बिल्कुल है। ए और बी रियल नंबर होने चाहिए, बिल्कुल है। ए और बी रियल नंबर होने चाहिए, बिल्कुल है। 1/2 i × 0। तो देखो इन सभी नंबर्स को मैंने a + ib के फॉर्म में लिख दिया है, जहाँ से ये जो a और b हैं वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। सो हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक नोट मिल रहा है हमें। अब इसी का अपोजिट आपसे पूछ दे, इसी का अपोजिट अगर आपसे पूछ दे कि हर एक इमेजिनरी नंबर को आप रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जवाब होगा नो। ठीक है, कुछ कुछ को लिख सकते हैं, एक आध को, लेकिन सभी को नहीं। सो आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो ये बात हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ जितना आपको चाहिए क्लास 11th में। हालांकि ये टॉपिक को अगर मैं लेक्चर देने लग जाऊँ तो 10-12 घंटे के इंट्रोडक्शन वीडियो बना सकता हूँ मैं, हर एक चीज़ को बहुत डीपली ले जाकर। लेकिन हम उतना फ़ायदा नहीं है, जितना आपको ज़रूरत है, नीड है, उतना ही मैं आपको बताऊँगा। अभी खाना उतना ही खाना चाहिए जितना आप पचा सको, है ना। सो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा के कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे मन में वो आता है एडिशन का। नंबर 1 एडिशन, यानी कि एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका एडिशन कैसे करोगे। देखो सपोज करो, लेट पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z1 है जो कि है x1 + i1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है z2 जो कि है x2 + iy2। ठीक है, सो इनको अगर ऐड करोगे z1 + z2, ये चीज़ है मैं तो क्या होगा, रियल नंबर में जुड़ेगा। ये रियल है, ये रियल है, तो यहाँ से हो जाएगा x1 + x2। यहाँ से आयोटा और यहाँ से आयोटा कॉमन है, तो आयोटा कॉमन, अंदर बचेगा y1 + y2। ठीक है, पहला मैंने अलजेब्रिक वे में दिखा दिया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट ये सपोज हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो z1 है
वो है 1 माइनस के 2i, और जो हमारा z2 है वो है 2 प्लस के 3i। अब इनको हमें ऐड करना है। सो देखो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, या तो प्रॉपर पूरा दिखाओ या डायरेक्ट भी कर सकते हो। रियल ये वाला इसके साथ जुड़ते हैं तो 1 प्लस 2, आयोटा कॉमन ले लो, माइनस के 2 प्लस के 3। सो आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस के आई आंसर। ठीक है। अब एडिशन तो मैंने बता दिया, लेकिन एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सब भी है, लेकिन ये आपके अभी के सिलेबस के लिए ज़रूरी नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी के नाम मैं बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब क्लास 12th में आप पढ़ोगे, ठीक है ना। इनके बारे में मैंने बना रखा है, तो जब आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। एडिशन की बात हमने कर ली, अब हम सब्ट्रैक्शन की भी बात भी कर लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, यानी कि माइनस करना। ठीक है, सपोज करो z1 हमारे पास है 2 प्लस 3i, और z2 हमारे पास है 5 माइनस की 3i, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सो उससे लेना देना नहीं है हमें। अब हमें क्या करना है, z1 माइनस z2 करना है, जैसे प्लस कर रहे थे वैसे ही माइनस करना है। ठीक है, अब क्या होगा, 2 में से 5 माइनस होगा, प्लस आयोटा ले लिया, यहाँ से 3 माइनस, यहाँ से देखो यहाँ से तो 3 आएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 प्लस के 6i आंसर। क्लियर, आगे समझ में। अच्छा, एक नोट और डाल लो, a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको लिखना है। सपोज करो आपके पास z ऐसा दे रखा है, ऐसा आया सॉल्व करने के बाद, और माइनस के 2 प्लस 5i/3 ऐसा कुछ आ गया, तो आप ऐसे छोड़ दोगे आंसर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो फॉर्म होता है वो किस रूप में होता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स रूप के फॉर्म में लिखना है तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में, ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है, आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, माइनस के 2/3 प्लस i 5/3। ये आपका पूरा करेक्ट आंसर है, ये नहीं, ये सही है, ये नहीं। ठीक है, एक थोड़ा सा मन में आ गया तो मैंने बता दिया, इसको भी ध्यान रखना। सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखो एक्सरसाइज 5.1 मैंने ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख लेना। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, सो देखो रूल वही है, मान लेते हैं कि हमारे पास z1 कुछ भी मान लो, आपके पास थोड़ा फ्रैक्शन मान लेता हूँ, 1/2 प्लस के 3i, और z2 मान लेता हूँ 2, ये 2 है, ठीक है, 2 प्लस 5i, ये मान लिया मैंने कुछ। अब इनकी हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट करना है। ये हमारा z1 माना हमने, ये हमारा z2 है, सो z1 इंटू z2। ठीक है, वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। ठीक, अब इसमें क्या है कि जो मैंने आपको बताया था ना i² समथिंग, उसका यूज़ होगा यहाँ पर बस। बाकी जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करना, 1/2 लो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस 3i लो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब थोड़ा खोल लेते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 1, यहाँ से 5/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा 6i, 5 × 15,
आई स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -k1, हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से 1/2 5/2 आई 6i 15 × -1। ठीक, तो 1 और यहाँ से माइनस के 15 हो जाएगा ये एक साथ, और यहाँ से देखो आयोटा क्या जाएगा कॉमन, अंदर आ जाएगा 5/2 + 6, यहाँ से आ जाएगा -14 आयोटा बाहर। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 2 = 12, 12 और 5 17/2। ये आ गया हमारा आंसर, a + IB के फॉर्म में है। ठीक, आराम से हो गया। बस ऐसी ही चीज़ें होती है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हम बात करेंगे डिवाइड की। तो डिवाइड को हम बोलते हैं डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 + 3i और दूसरा हमारे पास है 2 - ki। हमें डिवाइड करना है, ये चीज़ हमें काउंट करनी है। ठीक, ओके। हाँ, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ओके, अब क्या रूल चलता है कि कभी भी आयोटा को नीचे नहीं रखना है। जैसे कि आप रियल नंबर की बात करते थे तो √3 को कभी आंसर्स में नीचे नहीं छोड़ा देना, वैसे ही आयोटा को कभी नीचे नहीं छोड़ना है। और अगर आपको आयोटा को हटाना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको इसका रैशनलाइजेशन कर देना है, आयोटा अपने आप हट जाएगा। ऑलवेज गो फॉर इट, रैशनलाइजेशन बाई ठीक है, रैशनलाइजेशन कर देना। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है आपको पता ही है। ये जो चीज़ है इसके अपोजिट्स साइन लेके ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। एक ही चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्लियर? सो देखो ऊपर तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, कर देते हैं 6 का 2 के साथ 12, 6 का i के साथ 6i प्लस अब 3i का करेंगे, 3 का 2 के साथ 6i, 3 का 3i और i, ये हो जाएगा 3i²। ऊपर ये मल्टीप्लाई होकर नीचे क्या हो जाएगा, a - b a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। एंड वी नो दैट i² की वैल्यू क्या होती है, -k1। तो देखो 12 6i क्या हो जाएगा 12i एंड 3i² जहाँ है वहाँ पर हमने क्या रख दिया, -k1। सॉल्व कर दें तो देखो 12 और ये -3, 12 में से 3 क्या तो आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 12i, नीचे से -+ हो जाएगा 3। तो ऊपर से क्या कॉमन है, 3। ठीक, तो आंसर क्या गया, 3 + 4i। तो ये a + IB के फॉर्म में है और ये हमारा परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जान लिया हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जान लिया, सब्ट्रैक्शन जान लिया, डिवीज़न जान लिया, मल्टीप्लिकेशन जान लिया। अब हम बात करेंगे जो हमारा नया टॉपिक है वो है पावर ऑफ आई के पावर के बारे में जानेंगे, जो आयोटा है हमारा उसके पावर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करें स्टार्टिंग से। सिंस आई की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, ये चीज़ √-1 की वैल्यू आयोटा होती है। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा -k1। इतना हमने पहले ही जान लिया है, पहले ही पढ़ के हैं। अब सपोज़ करो मेरे को i³ लिखना है यार, तो i³ को मैं लिख सकता हूँ i² × i² की वैल्यू कितनी होती है, -k1 और i तो ऐसे ही रहेगा
तो आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के आई के बराबर। अगर मेरे को आई फोर की वैल्यू निकालनी है तो आई फोर को मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो ठीक है, आई स्क्वायर इंटू लिख सकता हूँ आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के वन, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के वन, यानी कि आ जाएगा प्लस के वन। अगर मेरे को आई फाइव निकालना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई की पावर फोर इंटू आई की पावर फोर की वैल्यू क्या होती है, वन, ये आई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली आई। ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। एक नोट डाल लो, आई की पावर फोर इंटू एन, एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी पावर, ठीक है, एन कोई भी पॉजिटिव का इंटीजर हो सकते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। एन इज इंटीजर, पॉजिटिव का इंटीजर, एनी इंटीजर, यहाँ वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, इंटू में, यानी कि फोर इंटू वन की वैल्यू, मतलब आई की पावर में फोर की वैल्यू वन आएगी, आई की पावर एट की वैल्यू वन आएगी, 12 की वैल्यू वन आएगी, 16 की वैल्यू वन आएगी, 20 की वैल्यू वन आएगी आई की पावर में। ठीक है, तो ये मतलब है मेरा कहने से। अच्छा, कभी कभी देखो नोट हमारे पास क्या हो जाएगा कि आई की पावर फोर एन की वैल्यू वन होगी और आई की पावर फोर एन प्लस वन, यहाँ तक की वैल्यू तो वन है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, आई की पावर फोर एन इंटू आई, और आई की पावर फोर एन की वैल्यू तो वन होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई, यानी कि आई की पावर फोर एन प्लस वन की वैल्यू वन होती है, मतलब आई होती है। ये दो नोट हमें मिले। अभी तक मैंने आपको जो बताया आई की पावर में वो सब पॉजिटिव के थे। सपोज करो कभी ऐसा आ गया आई इनवर्स, तब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू क्या है। सो आई इनवर्स का मतलब होता है वन अपॉन आई, ये माइनस का था नीचे के प्लस का हो गया। और आपको मैंने अभी बताया था कि आई को कभी भी नीचे नहीं छोड़ा जाता है, तो यहाँ ऊपर नीचे आई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा आई, नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर। और आपको पता ही है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के वन। ऊपर आई है, नीचे है माइनस के वन, तो आई इनवर्स की वैल्यू क्या गई, माइनस के आई। ऐसे ही आपको यहाँ लिख दे अगर आई की पावर माइनस टू, तो वो क्या होगा, वन अपॉन आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के वन। तो अगर आप एक रिलेशन देख रहे हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू वन होती थी तो नेगेटिव लगाए तो माइनस के वन आ गया। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिख दूँ ये चीज़, तो वहाँ आई क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही थी, आई माइनस के, यहाँ देख लीजिए क्या आ सकता है, आई क्यूब है। ठीक है, आई क्यूब है, तो आई क्यूब की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, माइनस के आई होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। तो आई को कभी नीचे नहीं छोड़ते, सो आई से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ऊपर हो गया माइनस के आई, नीचे हो गया आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के वन, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के आई गया। देखो बस साइन का फ़र्क है, आई क्यूब की वैल्यू क्या आई थी, माइनस के आई, यहाँ पर आई की पावर माइनस थ्री की वैल्यू क्या आएगी, प्लस की आई, तो माइनस प्लस का फ़र्क है, वो अगर पता है तो ये ऑटोमेटिकली पता हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी हो गया। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। हमारी आपके जितनी भी टॉपिक है एनसीईआरटी बुक के, सारे टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कभी कोई दिक्कतें ना आए। नेक्स्ट टॉपिक है आपको द स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर्स का अगर रूट किया जाए तो क्या होगा। ठीक, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है माइनस के अंडर रूट थ्री आई,
इसका मेरे को स्क्वायर करना है। तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ऑलवेज जानते हो, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, और आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर लिखा है मैंने सिंस √a इंटू √b, तो आप क्या लिख देते हो, √ab। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बिल्कुल लिखते हो। लेकिन ये जो चीज़ सही होती है वो ऑल रियल नंबर्स के लिए होती है। ये जो आइडेंटिटी है ना वो ऑल रियल नंबर्स के लिए होती है, ठीक। अगर सपोज करो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, आप क्या करते हो 2 × 3 यानी कि √6 लिख देते हो, ठीक है। अगर इसी को मैं अगर घुमा दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ -3 और यहाँ लिख दूँ मैं +2, तो क्या ये ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में ये रियल नंबर नहीं है, और ये आइडेंटिटी सिर्फ रियल नंबर्स के लिए होती है, इमेजनरी नंबर्स के लिए नहीं। ये क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि अंडर के अंदर माइनस है, ये रियल नंबर है। फॉर इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि इमेजिनरी के लिए a इंटू बी √ab के इक्वल नहीं होता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट में आगे समझ में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस और कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे, क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। सपोज़ करो हमारे पास z को ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है x + iy के फॉर्म में, ठीक है। या अभी तक मैं a + ib लिखते आ रहा हूँ, तो a + ib ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई है और ए बी, ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, फॉर एवरी x, y, और जो मैंने a, b लिखा वो कहाँ से आएंगे, बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ मॉडुलस की, मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है ना, उसे ऐसे लिखते हैं, मॉड के अंदर लिखा जाता है, 2 डंडे के अंदर z लिखो, और इसका फॉर्मूला होता है, इसके लिए बात कर रहा हूँ ना, इसके लिए मैंने बताएं, तो ये होता है a² + b²। जो रियल नंबर्स हैं हमारे उनका स्क्वायर करके ऐड करोगे और उसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट, तो इसे हम बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। अब मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ और उसको मॉडुलस निकाल के दिखा देता हूँ। सपोज़ करो मैंने ले लिया, हमारे पास z है 3 + 2y, इसका हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने का तरीका क्या है, मॉड z अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और फिर यहाँ 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 9 + 4, तो ये आ जाएगा √13। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, ये मॉडुलस है, ठीक। तो मॉडुलस भी हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, आर्गुमेंट, सॉरी कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिनोटेशन दिया जाता है z बार से, ठीक है। तो नोट एक लिख देना, फॉर फाइंडिंग कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर,
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट रिप्लेस आई बाई माइनस आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। एग्जाम्पल, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ, एक लिख देता हूँ मैं, z इजकस टू 2 माइनस के 3i, और दूसरा लिख देता हूँ मैं z इजकस टू 5 प्लस के 2i। इन दोनों नंबर्स का मुझको क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लेक्स फाइंड करना है, मतलब कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है। सो सबसे पहले सॉल्यूशन ए के लिए बात करता हूँ मैं। z बार, मैं अगर बेस्ट तरीका बताऊँ ना तो साइन को चेंज कर दो, आई वाले के साइन को चेंज कर देते हैं। 2 ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ए का आंसर है। और दूसरे वाले बी का आंसर क्या हो जाएगा? ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। आई वाले का ही चेंज करना है, इसका मत चेंज कर देना, ठीक है ना। तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। ये हमारे क्या दे देंगे? कॉन्जुगेट देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इतनी चीज़ हो गई है, एनसीईआरटी में आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं, उनको भी जान लो, क्योंकि जब हम एक्सेस स्टार्ट करेंगे आगे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ की हमेशा आपके मन में रहनी चाहिए, ये उनकी बात, कि उनका यूज़ होगा। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, अगर उसका मॉडुलस लेते हो तो उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो ऑलवेज z1 के मॉडुलस और z2 के मॉडुलस से छोटी या फिर इक्वल होती है। और इन सब का प्रूफ मैंने करा रखा है बीएससी, मतलब बीटेक की जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है, बीएससी बीटेक की, एमएससी की, वहाँ पर इन सब का मैंने प्रूफ भी किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप हायर एजुकेशन में आपको इन सब के प्रूफ मैंने करा रखे हैं, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की मैंने 300 प्लस वीडियो बना रखी है हायर एजुकेशन की, तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि मैं पहले जो पढ़ाता था वो हायर एजुकेशन वालों को पढ़ाता था। नंबर 2, दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है कि जो z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मैंने एक साथ क्या ले लिया? कॉन्जुगेट, तो ये सेपरेट कॉन्जुगेट के इक्वल होते हैं। z1 बार प्लस z2 बार, कॉन्जुगेट को मैं शॉर्ट में आप बार बोल सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी है कि z1 माइनस z2 का मॉडुलस लोगे तो इसकी वैल्यू, अब की बार साइन इधर घूम जाएगा, इनके सेपरेट मॉडुलस के डिफरेंस से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है कि अगर z1 माइनस z2 कर दिया जाए और उनका बार लिया जाए तो वो क्या होगा? z1 बार माइनस z2 बार। पांचवी प्रॉपर्टी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने मल्टीप्लिकेशन की है और उसका मैं ले रहा हूँ मॉडुलस, तो सेपरेट मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल के बराबर होता है। ठीक, 6 प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ दो के लिए, 3 के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सेपरेट, इसकी मॉडुलस, इसका मॉडुलस बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेट इनटू इसका कॉन्जुगेट के इक्वल होते हैं। अगर ऐसी ही बात करें डिवाइड की, तो ये सेपरेट ये होना चाहिए। बस प्रोवाइड आपको ये करना है कि नीचे कभी फ्रैक्शन में ज़ीरो ना हो, प्रोवाइडेड z2 की वैल्यू क्या ना हो, ज़ीरो के इक्वल ना हो। क्यों? अगर ज़ीरो होगा ना नीचे तो अनडिफाइन कर देता है, यानी कि किसी भी नंबर के नीचे अगर ज़ीरो रख दो तो वो इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करते हैं, और वो उसका मतलब होता है अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं करता। टोटल के ऊपर अगर कॉन्जुगेट लिया जाए तो क्या होता है? इसके ऊपर कॉन्जुगेट, इसके ऊपर कॉन्जुगेट, फिर से प्रोवाइडेड
कि Z2 की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो। 9th में आ जाओ, अगर Z बार लिया जाए, देखो एक वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो इस चीज़ के इक्वल होता है कि उसका मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो Z बार होता है इसके इक्वल होता है। और एक प्रॉपर्टी होती है Z की पावर जो n होता है, मॉडुलस Z लिया उसकी पावर n लिया, तो ये एक ही बात है। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। आर्गेंट प्लेन की बात करते हैं। आर्गेंट प्लेन बोल लो, आर्गेंट डायग्राम बोल लो, ठीक है, E2 प्लेन भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे नाम है, 4-5 नाम है इसके। तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसको आर्गेंट प्लेन में डोनेट करना है तो आप कैसे करेंगे? देखो आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये आपका ओरिजिन होता है, यहाँ पर +k1 +k2 +k3। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, z = x + iy, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसको पॉइंट वाइज में देखा जाए, अगर पॉइंट वाइज में आपको डोनेट करना है, दिखाना है, डोनेट बोल रहा हूँ, डिनोट करना है इस प्लेन पे, इसे हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। तो इसका जो पॉइंट है ये एक्स कोऑर्डिनेट को डोनेट करता है, ये वाई कोऑर्डिनेट को डोनेट करता है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर सपोज करो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + k3i, सीधा सीधा मतलब है कि जो ये 2 है वो एक्स कोऑर्डिनेट को डोनेट करेगा और ये जो 3 है वो वाई कोऑर्डिनेट को डोनेट करेगा। यानी कि अगर पॉइंट वाइज में देखा जाए, ठीक है, तो ये जो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये 2,3 है। और एक मैं नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि और एक जेड ले लो मैं, तो 1 -k2i, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस, ठीक है, यानी कि ये क्या है 1 -k2i, ये है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट में 1 है और वाई कोऑर्डिनेट में -k2 है। अब इनको अगर आपको डोनेट करना है, जैसे कि ये वाला पॉइंट, इसे पी पॉइंट बोल रहा हूँ, इसे मैं क्यू पॉइंट बोल रहा हूँ, तो आपको एक्स में 2 जाना है और वाई पे 3। देखिए यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है 2,3, ये एक्चुअल में किस कॉम्प्लेक्स नंबर को डोनेट कर रहे हैं, एक्स = 2 + 3i। ठीक है, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट को डोनेट करता है और आई वाला इमेजिनरी एक्सिस, ई वाला रियल एक्सिस को बताते हैं, और ये जो आई होता है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये वाला आपका रियल एक्सिस होता है। और इसे वाई वाले को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ये हमारा रियल एक्सिस है। तो देखो हमने इस पी पॉइंट को डोनेट कर दिया 2,3। ऐसे ही अगर क्यू पॉइंट को डोनेट करना है तो हमें एक्स पे 1 जाना है और वाई पे 2, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा क्यू 1, -2। ये किस चीज़ को डोनेट कर रहे हैं, किस कॉम्प्लेक्स नंबर को डोनेट कर रहे हैं, 1 -k2i को। ठीक है ना, आ रहा है समझ में आपको इजीली। उसके बाद अगर बात की जाए, और एक दिखा देता हूँ, जैसे कि दोनों ही माइनस के ले लेते हैं, -k2 -k2i। तो सीधा सीधा ये किस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखें, पॉइंट ऑफ व्यू में, तो ये -k2 है, ये -k2 है, रियल एक्सिस में -2 एक्स कोऑर्डिनेट और इमेजरी में वाई कोऑर्डिनेट -k2। इसका डोनेट करो, एक्स पे -2 वाई में -2, ये पॉइंट हम मान लेते हैं ये आर है।
ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब आर्गेंट प्लेन हुआ है, ऐसे ही हमारा आता है कॉम्प्लेक्स, सॉरी पोलर फॉर्म, पोलर प्लेन। देखो एक टॉपिक है हमारे पास इसी पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब इस पे एक टॉपिक आता होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में तो क्वेश्चंस नहीं है इसके, तो मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है 2-3, उसकी मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, इसके साथ इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है। हालांकि वो बीएससी बीटेक का टॉपिक है, लेकिन वो आपके लिए भी हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को और डिटेल में जानने के लिए। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है हमारा पोलर फॉर्म है, इस पर अभी हम आएंगे रुक कर। जस्ट इससे पहले मैं एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे आप। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये चीज़ भी निकलेगी आर्गेंट प्लेन की मदद से। इसीलिए मैंने इसको पहले का बताना समझा उचित, उसके बाद हम पोलर फॉर्म पे आएंगे। सपोज़ करो, जैसे कि मैंने बोला, सपोज़ करो Z1, ये हमारा आर्गेंट प्लेन होता है। मैं बना देता हूँ फिर से, ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, सपोज़ करो एक यहाँ पर पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट आपका आर्गेंट प्लेन पे यहाँ है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है आर्गेंट प्लेन पे XY है, और इसका आपका क्या पता है ओरिजिन के लिए O। यानी कि अगर O के लिए बात की जाए तो O का मतलब, ओरिजिन का मतलब है 0 + I0, और इस P पॉइंट का मतलब है, P पॉइंट का क्या मतलब है X + IY। ठीक है, यहाँ पर क्या मतलब है X + IY है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके बीच के डिस्टेंस, तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा अब। ठीक है, यानी कि आपको निकालना क्या है OP। सो वही चीज़ यहाँ पर I से लेना देना नहीं है, मेरे को पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, सपोज करो ये X1 है और ये X2 है, X1 - X2², Y1 - Y2², यानी कि जो कॉन्सेप्ट लग जाएगा 0 - X², 0 - Y²। सॉल्व करेंगे तो अंदर आ जाएगा X² + Y²। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या है X² + Y² का रूट है। ठीक है, सपोज़ करो क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं, आपके पास Z1 कितना है 2 + 3i है, और Z2 हमारे पास है -k1 -k5i। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिस्टेंस निकालनी है। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर आर्गेंट प्लेन पे डिनोट करना है हमें, तो ये पॉइंट है 2,3 और ये पॉइंट है -1, -k5। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस Z1 Z2 है ना, इन दोनों बीच की डिस्टेंस। फॉर्मूला 2 ये माइनस क्या हो जाएगा +3 माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 8 8 64, कितना हो जाएगा ये रूट क्या है 73 यूनिट, जो भी होगी इसकी। ठीक, तो ये रहा जो टॉपिक हमारा छूट रहा था, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर आपका 5.2 एक्सरसाइज है पूरा, तो उसको जान लेते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इसकी बात कर रहे हैं हम। देखो, ये चीज़ बात करता है पोलर कोऑर्डिनेट की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई पोलर कोऑर्डिनेट होते क्या हैं। पोलर कोऑर्डिनेट जो बात करता है वो आर और थीटा की बात करता है। अब बोलोगे सर ये आर क्या है, ये आर क्या बता रहे हो और ये थीटा क्या है। ठीक है, सो पोलर कोऑर्डिनेट बात करता है आर की और थीटा की। ठीक, आर कैसे निकलता है, सपोज करो देखो, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z, इसको लिखा जाता है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। क्योंकि अगर कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो z हमारे पास होता है x प्लस आई वाई। तो पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसको अगर पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है आपको, फॉर पोलर फॉर्म x की जगह पर आर कॉस थीटा रखते हैं और y की जगह पर आर साइन थीटा रखने के बाद ये चीज़ किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पोलर फॉर्म में। कई लोग इसको आर कॉमन लेके इस रूप में भी लिखते हैं, आर कॉस थीटा, आर बार आ गया आई साइन थीटा। यहाँ तक इनफ है। लेकिन अगर आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना, हायर क्लासेस में, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आर है, इसका जो होता है e की पावर आई और यहाँ पे जो भी थीटा होता है ये होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब आर की बात कर रहे थे हम कि सर भाई आर क्या होता है, थीटा क्या होता है, और आर और थीटा को बोलते क्या हैं वो भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर। ठीक है, आर को बेसिकली बोला जाता है मॉडुलस। क्या बोला जाता है, मॉडुलस। ठीक है, और इसका फॉर्म अगर आपको निकालना है आर तो कैसे निकाला जाता है, आर इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, देखो आर निकलता है बेसिकली, जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दे रखे होगा ना, वो सबसे पहले आपको कार्टेशियन फॉर्म देगा, कार्टेशियन फॉर्म दे रखा होगा और उसको बोलेगा कि पोलर फॉर्म में बदलो। डायरेक्ट पोलर फॉर्म नहीं दे देगा आपको। सो हमें एक्स और वाई ऑलवेज पता होंगे, तो उनकी मदद से आप आर आराम से निकाल सकते हो। ठीक, ये आपका आर का फॉर्मूला होगा। अब आर को हम मॉडुलस बोलते हैं। थीटा, थीटा को आप क्या बोलोगे, थीटा को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं आर्गुमेंट, या आर्गुमेंट भी बोलते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड। जो नाम आपको अच्छा लग रहा है वो आप यूज़ कर लो। ठीक है ना, आपका ही है, आपका दिया हुआ नाम है, जो आपको बेटर लग रहा है उसे यूज़ करो। ठीक, अब थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, अरे भाई आप थीटा कैसे निकालोगे, तो देखो थीटा को कैसे, थीटा को जो आप ऐसे भी बोल सकते हो आर्गुमेंट ऑफ जेड, दोनों का मतलब एक ही है। और इसका मतलब होता है, अगर फॉर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y ऊपर रहेगा, x नीचे रहेगा। क्लियर, ये चीज़ आ गई समझ में। तो मॉडुलस की भी बात कर ली हमने, थीटा की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स की, जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था, प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स की। अगर सपोज करो ये हमारा एक पॉइंट है P, आर और थीटा, इसको अगर दिखाना हो यहाँ पर तो कैसे दिखाएंगे, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजरी एक्सिस ये वाला,
इमेजिनरी एक्सिस किसके लिए बात करता है? आई के लिए, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। अब ये पॉइंट अगर हमें दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे? देखो आर क्या होता है? जितनी डिस्टेंस आपको मिलेगी, और ये थीटा क्या होता है? जितना आपको एंगल मेजरमेंट लेना है, आपको पता चल जाएगा। और आप यहाँ से मेज़र करोगे आर, जो भी आपका डिस्टेंस हुआ, तो ये थीटा रहेगा, ये आपका आर रहेगा, जो कि मॉडुलस जेड के इक्वल होते हैं, और ये आपका पॉइंट पी जेड हो जाएगा, जहाँ पे जाके ये रुकेगा, है ना। तो ऐसे दिखाया जाता है। अब सपोज करो, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है? देखो हमारे पास जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, एक्स डैश, वाई डैश, हालांकि ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस आपको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है प्लस प्लस होते हैं, और इधर नेगेटिव, ऊपर प्लस। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? इधर नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होता है कि इधर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ठीक है। सो अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करोगे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट भी लिख दूँगा, थर्ड क्वाड्रेंट लिख दूँगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दूँगा। यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में बहुत ही शानदार तरीके से फिगर वाइज समझा रखा है। अब मैंने जो एक वीडियो बना रखी है, जिसकी मैं लिंक्स दूँगा, वहाँ पर भी मैंने बहुत ही बढ़िया करके समझा रखा है। मेरे प्रॉपर नोट्स हैं, और विद कई सारे क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, वो मैंने लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। ये चीज़ इस पेज नंबर आपको ढंग से दे रखा है, पेज नंबर आपका 106। यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर लिख भी रखा है इसका फॉर्मूला, मतलब डेफिनेशन टाइप के। कभी भी जब इंटरवल आता है ना, माइनस जो थीटा की वैल्यू, तो पाई या पाई से छोटी हो और माइनस पाई से बड़ी हो, कैन बी सच एन इंटरवल, वी शैल टेक द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, जब थीटा की वैल्यू इनके बीच में लाई कर दी, तो उससे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोलते हैं, ठीक। सो मैं एक शॉर्ट ट्रिक सा बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको आर्गेंट प्लेन पे लिखना सिखाया था ना, जब z आपका प्लस प्लस में आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, तब जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा, तब जो आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो थीटा ही होगा, मतलब थीटा का जो फॉर्मूला निकालते हो वही रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज। यहाँ क्या होगा? थीटा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? माइनस का पाई माइनस थीटा होगा, यानी कि नेगेटिव प्लस। इसमें क्या होता है? पाई माइनस थीटा होता है। थीटा आप निकाल लोगे, पाई में से माइनस कर दोगे। जब आप प्रेजेंटेशन करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव नेगेटिव, तो आपको पता है इधर प्लस का होता है, इधर नेगेटिव का होता है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करना है? बस यहाँ नेगेटिव ले लेना है, इस चीज़ का क्या लो? नेगेटिव ले लो। तो नेगेटिव पाई माइनस थीटा ले लो। सो ये क्या हो जाएगा? प्लस का थीटा माइनस के पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी थीटा का माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की अगर बात की जाए, सिंपल सा तरीका है। क्लियर है समझ में? ओके। अब क्वेश्चन जब हम करेंगे एनसीईआरटी के, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ होंगे, तब आपको मज़ा आएगा और सीखने में। फटाफट, बहुत ही आसान चैप्टर है, ये चीज़ कर लेंगे। एक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बच रहा है हमारा, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट का जो मैंने बोला आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, उसको ज़रूर चेक कर लेना लास्ट वाला टॉपिक को और वास्टली समझने के लिए। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या होता है?
बस मैं क्वेश्चन लूँगा और उसी से ही आपका सारा काम बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, सपोज़ करो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन लिया था वो भी सफिशिएंट था स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला था। ठीक, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ना, जनरल फॉर्म, क्या होता है उसका, ax² bx + c = 0। तो x निकालते कैसे हैं, माइनस की b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac/2a। ये जो होता है एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब देखो, अगर d का मान, क्योंकि ये चीज़ तो क्लास 10 तक के लिए वैलिड था, अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आएगा उसमें d की वैल्यू <0 होगी, यानी कि नेगेटिव में आएगी। और क्लास 10th में हम क्या पढ़ते थे कि नेगेटिव में जब डी का मान आता तो हम उसके आंसर्स नहीं निकाल पाते थे, रियल वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन अब जब डी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी ना, तो एक्स के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, माइनस की बी प्लस माइनस अंडर रूट। क्या आपको क्या करना है, नेगेटिव में आएगा सब कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करना, 4ac पहले आएगा, फिर b² आएगा और फिर इनटू में हाई ले लेना है अपॉन 2a। इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल देखो, मैं वही छोटा सा एग्जांपल लूँगा जो मैंने स्टार्टिंग पे बताया था आपको, x² + 1 है ना। अगर आपको d निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस के 4ac। तो b तो देखो इसमें है ही नहीं, 0, a कितना है 1, c कितना है 1, तो नेगेटिव के 4 आ गया, <0 है, इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, x² माइनस की b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a करते हैं। तो माइनस की b यानी कि 0 प्लस माइनस, और ये चीज़ आपने कैलकुलेट की है कितनी, माइनस की 4/2a। सो इसको आप लिख सकते हो 4 × माइनस के 1/2, ए कितना हमारा 1 है। तो देखो 0 प्लस माइनस, आपको पता है √-1 की वैल्यू क्या होती है, i। यहाँ पर क्या है, 4 × ये चीज़ थी, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 तो चलो बाहर आके क्या होगा 2, और अंदर क्या बचा, माइनस के 1/2, तो प्लस माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या होती है, i, 2i/2। तो एक बार 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस i आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से टैकल करना है आपको हर एक क्वेश्चन। बस, तो चैप्टर नंबर 5 में जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके, सारे मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किए, इजी तरीके से। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड बाकी चैप्टर मैंने करा रखे जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।